नाम राजेंद्र रवि है और मैं लगभग सामाजिक मुद्दे पे काम करते हुए काफ़ी साल हो गए। 74 से मैंने अपना सामाजिक काम शुरू किया बिहार से। वहाँ बोधगया में एक आंदोलन चलता था ज़मीन को लेकर के। फिर 84 में हम दिल्ली आ गए और दिल्ली के स्लम के अलग अलग सवालों पे काम किया। बाद में फिर लगा कि किसी एक इशू अगर कोई छूता है लोगों को तो उसको देखा जाए, और मैंने रिक्शे की शुरुआत की, साइकिल रिक्शे से। फिर साइकिल रिक्शे से लगा कि यह तो बहुत छोटा सेक्टोरल सवाल है, तो शहर के जो पूरे मोबिलिटी के जो सवाल है, जिसमें कि मोबिलिटी के साथ जो इक्विटी है, डेमोक्रेसी है और समानता के सिद्धांत वगैरह है, वो कैसे हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे राइट्स हैं, क्या सड़क पे हमें अगर जीविकापार्जन के अधिकार हैं तो उसके पाने के लिए हमको चलने का अधिकार तो होना ही चाहिए। तो इन सब सवालों को लेकर हमने काम शुरू किया। फिर आगे चल कर के अपने अनुभव से लगा कि ये अगर सस्टेनेबल हो भी जाते हैं तो शहर तो सस्टेनेबल नहीं हो सकता, क्योंकि शहर में जितने भी लोग रहते हैं तो जीविकापार्जन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बेटर लाइफ के लिए आते हैं। कुछ लोग वहाँ रहते हैं, कुछ लोग माइग्रेट करते हैं, कुछ लोग मजबूरी में आते हैं, कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए आते हैं। एक डिबेट आपस में चलते रहता है कि शहर अच्छी नहीं है, गांव अच्छा है, तो गांव में लोगों को जाना चाहिए। लेकिन जब जो लोग गांव से यहाँ आते हैं उनका कहना है कि अगर गांव मेरा अच्छा होता तो मैं शहर क्यों आता। तो फिर ये काफ़ी डिबेट है इस सब सवालों पे, लेकिन इन्हीं डिबेटों के बीच में अपने को काम करना है। स्मार्ट जो शब्द है दरअसल ये अंग्रेजी का शब्द है, और इसका अगर भारतीय भाषा, चूँकि भारत कई भाषाओं का देश है, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें हिंदी में कहते हैं चुस्त दुरुस्त फुर्तीला, ठीक है। तो स्मार्ट शहर का मतलब कि शहर कोई मिट्टी नहीं है ना, शहर कोई स्थूल चीज़ नहीं है। शहर में जो रहने वाले लोग हैं वो सब चुस्त दुरुस्त फुर्तीला होना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि उनका खान पान, रहन सहन, आबो हवा ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो चुस्त दुरुस्त रहे। लेकिन जो स्मार्ट शहर के नाम पे जो चीज़ें आ रही है, या जो प्लान है, जो मिशन है, जो आइडिया है, उसमें कहीं लोग नहीं हैं। आप स्मार्ट सिटी के मिशन के जो उन्होंने कई शहरों ने बना के भेजा है कि स्मार्ट होगा तो क्या क्या होगा, कैसे होगा, तो एनिमेशन करके जो दिखाया है वो मैंने देखा है। तो उसमें किसी भी शहर का अगर आप देख लीजिए तो उस शहर के कोई व्यक्ति नहीं दिखेगा, उस शहर का कोई इलाका नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि कोई टाई पैंट पहने हुए कोई बाहर बाहर के लोग आए हुए हैं। आपको कोई धरती की महक नहीं मिलेगी। तो ये लगता है कि बिल्कुल हमारे शहर से नहीं, हमारे देश से कटा हुआ स्मार्ट शहर होने वाला है। और फिर जो आधुनिक जो चैलेंज है ना, वो चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि आज से करीब 100 साल पहले जो हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो नेतृत्व रहा है, वो कभी ऐसा सोचा या कम सोचा गया कि क्लाइमेट एक ऐसा सवाल होगा जिससे सरकारें उलट पुलट जाएगी। तो ऐसा माने आर्थिक कारण होगा, राजनीतिक कारण होगा, सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के मुद्दे होंगे, लेकिन पर्यावरणीय मुद्दे इतना सेंट्रल हो जाएगा कि उससे सरकारें बनती बिगड़ती नजर आएगी। और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। उनको जिस काल में हम पैदा हुए हैं तो हम उसी कालखंड की चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जिस कालखंड में हम रह रहे हैं उसमें ऐसे हो रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको वैसी चीज़ों की कमी करने के लिए जो जो चिंतन करना चाहिए, जो जो रास्ते अपनाने चाहिए, वो देखना पड़ेगा। तो भारत जो है वो बहुत आबादी वाला देश है, और थर्ड वर्ल्ड के लगभग सभी देश बहुत आबादी वाले देश हैं। वो यूरोप की तरह नहीं है, वो अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में बहुत बड़ा भूभाग है और लोग कम हैं, ठीक है। तो उनकी तो कुछ चीज़ें चल जाएगी कुछ समय तक, जब तक वो माने अंतिम जगह पे नहीं पहुँचे क्राइसिस के। लेकिन हम तो बहुत जल्दी कम करके बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। हमारे के यहाँ हमारे पूरे भारत के शहरों का औसत कार का जो ऑनर है वो 5% है, लेकिन कारों की उपस्थिति सड़कों पे ऐसा लगता है कि 100% कब्जा है।
तो 5% आबादी के पास कार होना और 100% शहरों सड़कों पे कब्जा होना, यह दर्शाता है कि हम बहुत जल्दी वहाँ पहुँचने वाले हैं उस क्राइसिस के सामने, जहाँ उन लोगों को पहुँचने में सैकड़ों साल लग गए हैं। दूसरा क्या कि है, भारत के सामने एक मौका है। मौका ये है कि जब वो लोग शहर बना रहे थे, शहरीकरण की अवधारणा पे काम कर रहे थे, तो उनके पास कोई उदाहरण नहीं था। तो उस उदाहरण, वो जो कह रहे थे वही उदाहरण था। हमारे सामने बहुत उदाहरण है, यूरोप का है, अमेरिका का है, हमारे अपने शहरों का उदाहरण है। तो हम उससे बिना गलत किए हुए हम बीच से ही टर्न ले सकते हैं। जैसे होता है ना कि अगर हम रास्ता भूल रहे हैं तो हम दूर तक नहीं जाना है, हम यहीं से बैक ले लें, बैक गियर में आ जाए, तो हम वो भूल नहीं करेंगे। तो यूरोप अमेरिका ने जो गलतियाँ हुई है एक ख़ास कालखंड में, उसको हमको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब यूरोप और अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि भाई शहरों में या हमारे समाज में रहने चलने की जगह नहीं है, इवन कि खड़े होकर बात करने की जगह नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कारों को हटाइए, हमको जगह दीजिए। अब हमारे यहाँ तो भाई लोग पैदल ही चलते थे, अभी भी पैदल चलते हैं। आबादी जो हमारी है उसमें जब हमने कहा कि 5% लोगों के पास कारें हैं और 20 से 25% लोगों के पास साइकिल है और बाकी लोग दूसरे वाहनों से जाते हैं, तो हम तो ऑलरेडी स्लो चलने वाले हैं। और वो लोग स्लो चलने की मांग करते हैं, हम लोग स्लो फूड खाते हैं, वो कहते हैं कि स्लो फूड हमको चाहिए। तो हम उनसे ज़्यादा मॉडर्न हैं, हम उससे ज़्यादा विकसित हैं। तो सो कॉल्ड विकसित होने के जो नाम है, वो जो स्मार्ट का तगमा है, वो हम ज़्यादा स्मार्ट हैं उनसे। चूँकि वो स्मार्ट नहीं थे इसलिए उसको स्मार्ट करना पड़ रहा है। हम तो स्मार्ट हैं, हमारे के यहाँ जो फूड के जो जैसे स्मार्ट शब्द है, उसी तरह से खाने के हैं। एक नॉन वेजिटेरियन होता है, एक वेजिटेरियन होता है, एक कॉन्टिनेंटल होता है। कॉन्टिनेंटल क्या होता है? जिसमें कि नमक नहीं होगा, मिर्च नहीं होगी, तेल नहीं होगा, इसी को कॉन्टिनेंटल कहते हैं। तो जो लोग मर्जी से खाते हैं वो बड़े लोग हैं, और जो लोग अपनी परिस्थितियों की वजह से खाते हैं वो गरीब लोग हैं। तो ये परसेप्शन अगर स्टेट चेंज कर दे कि जो आप खा रहे हैं वो दरअसल आपका खाना बड़े होने का प्रतीक है, स्मार्ट होने का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है, बहादुरी का प्रतीक है। और जैसे ही ये स्टेट ये रोल लेगी, वो सही सडनली हमारा पूरा सोसाइटी का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। इसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल है जिसको कि नहीं निभा रही है। और स्टेट भूल रही है कि अगर स्टेट को लगता है कि भारत को महाशक्ति बनना है या बनने की क्षमता है, तो वो उस क्षमता जो है वो जीडीपी के आधार पर नहीं बनेगा। क्योंकि जो एक लंबे रेस का घोड़ा है उसके साथ अगर आप जाएंगे तो आप हार ही जाएंगे। लेकिन आप अपनी लकीर खींचेंगे, अपने अखाड़ा बनाएंगे, तो उसमें आपके अभ्यस्त हैं, तो जो भी पहलवान आएगा तो उसको आप पटकनी लगा सकते हैं। जैसे क्रिकेट का खेल है, तो आप कई जगह जाते हैं तो हार के आ जाते हैं, लेकिन भारत में बहुतों लोग को आप पटक देते हैं, क्योंकि आपके जो क्रिकेट का मैदान है वो आपको मालूम है कैसे खेलना है, किस तरह के घास है, किस तरह के पिच है, अभ्यास करते रहते हैं। तो भारत में जो सस्टेनेबिलिटी, पूरी दुनिया में जो सस्टेनेबिलिटी के टूल हैं वो सब भारत में मौजूद हैं। वो यूरोप और अमेरिका की तरह खोया नहीं है, वो डिमोलिश नहीं हुआ है। अब जैसे आप देखेंगे कि कुम्हार का रोजगार नहीं चलता है, लेकिन कुम्हारगिरी हमारे के यहाँ है। कुम्हार का क्या मतलब है कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसको आप यूज करते हैं और फिर चला जाता है। तो वो जहाँ पैदा हुआ है वहाँ चला गया, मतलब उसमें से कोई वेस्ट नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, और ये सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको मानते हैं। ये हमारे के यहाँ के, जो मैंने पहले कहा कि हमारे के यहाँ जो सस्टेनेबिलिटी के टूल हैं उसको स्टेट ने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया ना। जैसे हम जितने कम संसाधनों में रहते हैं उसको जीडीपी के आधार के माना गया कि हम गरीब हैं। हमारी जो खुशहाली है उसको सुविधा से आका गया। अब जब सुविधा से आका गया तो लोगों को कहना नहीं पड़ता है ना। लोग तो जैसे हमारे घर में जो काम वाली महिला आती है उसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या उनको घर में लेके आना है। वो 1000 रुपये आपके पास लेती है, 1 घंटा काम करती है, और उस 1000 से ले करके वो अपने घर में बच्चों के दूध नहीं मंगाती है, टेलीविज़न ले आती है। क्योंकि वो आपके जो व्यवहार है उससे वो सीखती है
कि हमारे जिसके यहाँ बड़े आदमी के यहाँ काम करने जाते हैं, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनके यहाँ बड़ा होने का क्या प्रतीक है? बड़ा होने का प्रतीक है कि टेबल कुर्सी पे खाओ, बड़ा होने का प्रतीक है कि चम्मच से खाओ, बड़ा होने का प्रतीक क्या है कि आप जो है कुकर में खाना बनाओ। तो ऐसे जितने भी प्रतीक हमने गढ़े हैं वो नीचे के लोगों को जो वो प्रतीकों का नकल करते हैं, और इसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। जो आपने कहा कि नदियों के किनारे और बाकी सब जगह पे वो कूड़े मिलते हैं, वेस्ट मिलते हैं, तो चूँकि आपने कह दिया है कि ये जो यूज करना जो है, यूज एंड थ्रो का थ्योरी आपने लिया। पहले हमारे के यहाँ यूज एंड थ्रो का थ्योरी नहीं था। मैं अपनी बचपन से या आप अपने बचपन से देख सकती हैं कि आपके घर में वही सब सामान आते थे जो हम अपने घर में यूज करते थे, और उसको बचने के बाद हम अपने गाय जानवर वगैरह को खेती में यूज करते थे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब वो चीज़ें नहीं चाहिए, अब हम मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न हो गए तो क्या करना है कि हमको थैली लेके नहीं जाना है, हमको खुले हाथ जाना है और वहाँ प्लास्टिक लेके आना है। तो ये कोई सोसाइटी ने नहीं गढ़ी थी, ये नरेटिव स्टेट ने गढ़ाया। और ये स्टेट ने क्यों गढ़ाया कि उसके तरफ वो लोगों के प्रति नहीं काम करती थी, बल्कि वो जो प्लास्टिक की फैक्ट्रियों पे काम करने वाले जो कारपोरेशन है उसके तरफ वो काम करती थी। तो ये पूरा का पूरा जो हमारी सस्टेनेबिलिटी की जो अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी का, उसको तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। और उसी की वजह से जो है हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग हट गए, क्योंकि जो स्टेट कहती है उससे ज़्यादा है कि स्टेट जो करती है और जो करवाती है उससे फ़र्क पड़ता है। तो जो हम देख रहे हैं ग्राउंड पे रिजल्ट, दरअसल वो स्टेट के क्रिएट किया गया व्यवहार से पैदा हुआ है। अब जैसे मैं लेके जाता हूँ घर से पॉलीथीन का कपड़े का थैला, ठीक है, तो वो जिस दुकान से मैं रोज़ लाता हूँ तो वो मेरे व्यवहार से ही सीख गया और कहता है लोगों की कि भाई देखो प्लास्टिक मत लाया करो, रोज़ तुमको एक प्लास्टिक देते हैं, ये गड़बड़ है। देखो रवि जी जो हैं वो थैला लेके आते हैं, उनको कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई भारी तो है नहीं। तो ये जो परंपरा जो हमने कभी उसको कहा नहीं, लेकिन हमारे व्यवहार से सीखा। तो स्टेट बहुत पावरफुल है और स्टेट सिंबल गढ़ता है, तो इस वजह से सब गड़बड़ियाँ हुई है। तो सस्टेनेबिलिटी की जो टूल है या जो स्ट्रक्चर है, आपने शहर एक तो विकसित हुआ और एक है कि शहर का निर्माण हुआ। तो आप देखेंगी कि जो पहले के शहर थे, छोटे शहर थे, उसमें ऐसी प्रवृत्तियां थी और अभी भी चल रही है। किसी भी गोपालक के घर में और खेती करने वाला जो शहर में है, उसके यहाँ आपको कूड़े कम मिलेंगे और हमारे के यहाँ कूड़े ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हम इरिस्पॉन्सिबल आदमी हैं। वो जो लाता है, जो एक एग्रो फार्मिंग पे बेस्ड है और शहर के मार्जिन पे या शहर के बीच में रहता है, जैसे सेकंड टायर सिटी सब जगह मिल जाता है आपको। पुणे में भी खेती हो रही है, आपको शहर के आसपास में मिलेगा, रांची में, पटना में, इवन दिल्ली में खेती हो रही है। तो जो लोग, जब मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ खेती को लेकर के, तो वो जो खेती के मालिक नहीं है दिल्ली में, वो कहता है कि भाई ये सरकार कह रही है कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये ज़मीन हमारी है, हमको दे दो और मैं इसमें हरियाली लगाऊंगा। वो कहता है ठीक है आप हरियाली लगाइए। तो कहता है कि साहब मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं भी तो हरियाली ही लगाया हुआ हूँ, आप मेरे से हरियाली कितना ज़्यादा लगा लेंगे। तो आपकी ज़मीन है ये मैं तो मान ही रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी ज़मीन है, लेकिन आप मेरी जगह पे मालियों को रखोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो मेरे को ही दे दो ना। तो मैं तो हरियाली भी रखूँगा और शहर की सेवा भी करूँगा। मैं आपके लिए सब्जी उगाता हूँ, फल उगाता हूँ, बाकी सब चीज़ें उगाता हूँ, तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो स्टेट चूँकि अब वो लेगी पर्यावरण सुरक्षा के नाम पे, जो नदी की ज़मीन है वो सरकार की हो गई, और सरकार जो है वो सीधे लेने के बाद कारपोरेट के साथ रिवर फ्रंट बनाएगी। रिवर फ्रंट आपको पता ही है, वो रिवर फ्रंट आप चले जाइए वहाँ पे, सबसे रोल मॉडल जो है साबरमती का रिवर फ्रंट है। तो रिवर फ्रंट के पहले और बाद में जाके आप 1 मिनट खड़ा होकर नहीं रह सकते, क्योंकि रिवर फ्रंट में पानी जो है ड्रम से और टैंकर से लाके भरे जाते हैं और उसके नीचे से नाले निकले गए हैं। तो जहाँ नाले का अंतिम छोर है वहाँ पे तो आप 1 सेकंड भी नहीं खड़ा रह सकते हैं। तो ये जो गंदगी को छिपाने की प्रवृत्ति वहाँ के साबरमती के शहर के लोगों ने नहीं किया है, ये स्टेट ने किया है। ये अब जो सीवरेज के जो सिस्टम है वो हमारे समाज के लिए अच्छा है या बुरा है, ये सोचने की बात है। सीवरेज क्या है? सीवरेज जो है हमारी गंदगी को ढक करके कुछ दूरी पे जाके निकाल देता है, और वो दूरी क्या है?
नदी हैं, नाले हैं, झील हैं, पहाड़ हैं, उसी में निकालते हैं। अब पहले की थोड़ी कल्पना कीजिए कि जो छोटा शहर था उसमें जो आदमी के द्वारा वेस्ट निकलते थे वो कभी नदी में नहीं जाता था। उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि उसको मानव के द्वारा उसको सफाई किया जाता था। तो जब तकनीक हमने 40 सालों में विकसित की है तो उस जो ह्यूमन वेस्ट है उसको कोई व्यक्ति ना साफ करे, बल्कि उसको तकनीक के सहारे हम ऐसा ट्रांसफॉर्म करें कि वो खेती के लिए उपयोगी हो जाए। तो ये तो विज्ञान का तो यही देन है ना मनुष्य के या प्रकृति के जीवन में, कि जो अनह्यूमन है, जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है, इसको हम न्यूनतम से न्यूनतम करें। अब विज्ञान का उपयोग जो है हमारी सरकार और कॉरपोरेट शोषण के लिए करता है। तो यही तो सबसे ज़्यादा नकारात्मक है। देखिए इसमें 2-3 चूँकि बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। हमारे बड़े शहर हैं, मिडिल शहर हैं, छोटे शहर हैं। बड़े शहर की एक अलग समस्या है, मिडिल शहर की अलग समस्या है। कुछ चीज़ें ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुकी है तो उसको हम देखेंगे कि कैसे ठीक किया जा सकता है। कुछ शहर ऐसे हैं या शहर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे दिल्ली का उदाहरण मैं लेता हूँ कि दिल्ली में आबादी लगातार बढ़ रही है। अब उसका एक जो अंतिम सीमा है वो आ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी आंकड़ा है कि 90,000 बीघे में खेती होती है। तो दिल्ली में जो अगर 2 करोड़ लोग रहते हैं तो तुमको तो खाना चाहिए, और खाना अगर आप लोकल नहीं पैदा करेंगे फूड तो आपको बाहर से लाना पड़ेगा। तो अगर बाहर से लाएंगे तो उसके लिए आपको बड़े बड़े मार्ग बनाने पड़ेंगे, और चूँकि 2 करोड़ के लोगों को के लिए फूड जो सुरक्षा है देने के लिए आपको स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए बड़े बड़े स्टोर बनाने पड़ेंगे। फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होगी जो ख़राब होगा तो उसके लिए शीत ताप गृह बनाना पड़ेगा। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं यह पूंजी इंटेंसिव है और उसमें आपको एनर्जी इंटेंसिव लगाना पड़ता है, और उससे जो नया चैलेंज है क्लाइमेट का वो बढ़ता है। तो अगर दिल्ली में अभी 90,000 बीघे में खेती होती है और सरकार ये तय करे कि भाई हम लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, हम कोई आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम कोई बंदिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी अगर 40 किलो सिर पर उठाने के लिए है, 60 किलो दीजिएगा तो हम मर जाएंगे, ये शहर मरने वाला है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इधर उधर रहिए कहीं भी शहर में, वो फैसिलिटी हम उपलब्ध कराते हैं। दिल्ली में क्यों आते हैं लोग? रोज़गार आप देने के लिए वादा करते हैं। आपको चीप मजदूरी चाहिए तो आप गांव से बुला लेते हैं। आपके अच्छे शिक्षण संस्थान आप अलग जगह नहीं दीजिएगा तो वो है। लड़कियों की सुरक्षा अगर छोटे शहरों में नहीं है तो बड़े शहरों में आकर रहती है। तो ये सब समस्या अगर आप डील करना चाहते हैं तो डीकंजेशनिंग, जो अभी चर्चा हो रही थी कि हम शहर को डीकंजेशन के बारे में सोच रहे हैं क्या, तो वो तभी हो सकता है जिसकी वजह से लोग आकर्षित होकर आते हैं। और फिर जो इन 90,000 बीघा ज़मीन है उसको अगर हम रिजर्व कर लें, जिसमें कि मान लीजिए कि 20% लोगों के लिए खाना आबो हवा मिलेगा, तो आपके जो इतने कचरे का पहाड़ है 4 जगह पे जो कि कभी कम नहीं हो रहा है, भलसवा में है, गाजीपुर में है, ओखला में है, तो वो जो कंपोस्ट वहाँ जाता है जिसका कि उपयोग कहीं नहीं होता है, तो आप उस खेती में कर सकते हैं। जो आपको डेली दूध चाहिए और उसके लिए डेयरी फार्म है और वो आपके लिए गंदगी का प्रतीक है, तो वो सब का जो कचरा है वो निकाल करके आप खेती में डाल सकते हैं। अभी क्या होता है कि आज़ादपुर मंडी से और सभी के घरों से जो हरे कचरे निकलते हैं सब्जी के, वो सीधे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ट्रकों के लद करके ओखला ये सब गाजीपुर और भलसवा जाता है। लेकिन अगर डेयरी को आप लीगलाइज कर दें और उनको कहें कि भाई ये जितने भी हरी सब्जियां के निकलेगी वो सीधे डेयरी में जाएगा और डेयरी से जो निकलेगा वो खेती में जाएगा, तो जो गड़बड़ हो चुका है कम से कम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको फूड सिक्योरिटी मिलेगा, आपको जितना आपको शीत ताप बनाए हैं उससे ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा, आप दूसरे राज्यों में नहीं एक्सपेंड करेंगे। अभी दिल्ली में क्या है, अभी दिल्ली सरकार कह रही है कि भाई हरियाणा से कहती है
कि भाई हमको जो है आप ज़मीन दो, हम वहाँ बनाएंगे डंपिंग यार्ड। वो कहती है हम जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे डंपिंग यार्ड के लिए। अभी आपने सुना होगा कि ईस्टर्न फेरी या वेस्टर्न फेरी बनाया। अब कोर्ट कह रही है कि नहीं, दिल्ली से वो नहीं गुजरेगी बड़ी ट्रकें। अरे भाई, दिल्ली के ही लोगों को जान है क्या? जान तो हरियाणा के भी लोगों को प्यारा है, उत्तर प्रदेश के लोगों को प्यारा है। तो कोर्ट भी जो जजमेंट दे रही है वो उन्हें क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली दे रही है कि दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी बहुत प्यारी है, इसलिए वहाँ के लोगों को प्रदूषण बचाना है और गाड़ियों के लिए ऐसा पेरीफेरी बना के नहीं जाना है। तो ये नहीं चलेगा बहुत दिन तक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सस्टेनेबल सिटी के लिए ज़रूरी है कि जो लोगों की ज़रूरत है उसको मैपिंग कीजिए और उसकी मैपिंग करके आप उसको पूरा कीजिए। अभी क्या हो रहा है कि कारपोरेट और कंसल्टेंट आधारित जो सॉल्यूशन है वो आ जाता है और लोगों की ज़रूरत की मैपिंग नहीं हो रही है। तो उसमें लोग नहीं है। जो मैंने शुरू में कहा कि आप जो भी एनिमेशन देखेंगे दिल्ली के स्मार्ट सिटी के बारे में, रांची स्मार्ट सिटी के बारे में, पुणे स्मार्ट सिटी के बारे में, वो सब एक काल्पनिक एनिमेशन फिल्में हैं। उसमें लोग नहीं है, उसमें हमारे काम वाली का कोई जगह नहीं है, उसमें हमारे दूध वाले के लिए कोई जगह नहीं है, उसमें हमारे मोची के लिए कोई जगह नहीं है। कोई अच्छा सड़क बनाना है तो सड़क तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का हिस्सा है ना। ये हमारी तो नहीं है। पब्लिक स्पेस जो है वो समाज का है और समाज के पैसे से बना है। तो अगर अच्छा सड़क बनाने का क्या मतलब है कि उस पर जो एक्टिविटी हो रही है, भाई पैदल चल रहे हैं तो पैदल की जगह मिलनी चाहिए, साइकिल वाला है तो साइकिल की जगह मिलनी चाहिए, वहाँ पे लोग आते जाते हैं चप्पल पहनते हैं तो मोची एक चाहिए, वहाँ पे लोगों को प्यास लगती है तो प्याव चाहिए, वहाँ पे लोगों को पेशाब करने की ज़रूरत होती है, पेशाब खाना चाहिए। तो ये सब सड़क के आइडिया में अगर नहीं होगा और आपको लगेगा कि सिर्फ 5% लोग गाड़ियों पे फंस जाते हैं, उनकी जाम की समस्या से छुटकारा देना है, तो ये स्मार्ट सड़क कभी रह नहीं सकता है और वहाँ डिसिप्लिन चलेगा नहीं। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिएगा, जब तक डेमोक्रेसी को अगर नहीं ख़त्म करिएगा तो लोग उसका वायलेशन करेंगे, उस सड़क के नियम का वायलेशन करेंगे। दिल्ली में 7-7 फुट ऊंचा लोहे के बैरिकेड लगाया है, डिवाइडर, लोग तोड़ देते हैं, जान की जोखिम पे चढ़ के पार होते हैं। क्योंकि पेडेस्ट्रियन के लिए अगर आप क्रॉसिंग नहीं दीजिएगा सरफेस लेवल पे तो करेंगे, उनकी जान चली जाएगी। उनको समझ नहीं है कि इससे जान जा सकती है, लेकिन उनको लगता है कि हमारे लिए आधा घंटा बहुत कीमती है इधर से उधर जाने के लिए, घर पहुंचना ज़रूरी है क्योंकि हमारे बच्चे को देखना है, स्कूल से आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया है जो कि यूरोप में नहीं हुआ। मैं बार बार इसीलिए सुधार दे रहा हूँ कि भाई जो एक नेचुरल साइकिल है जो वेस्ट को बेस्ट पैदा करता है, बेस्ट मैनेज करता है। जैसे हम शरीर में वही चीज़ खाते हैं ना जो हमको नहीं पचता है, हम वो चीज़ नहीं खाते हैं जो कि हमको नहीं पचता है। तो मनुष्य जो है उस पूरे प्रकृति का एक हिस्सा है। तो प्रकृति में वही चीज़ें इधर उधर होते रहता है जो उसको समाहित करता है। अब हमने वो ले आए हैं प्लास्टिक, फैब्रिक वगैरह, जो कि आप सैकड़ों साल लोग ही कहते हैं कि अगर ये धरती में चला जाएगा तो गलेगा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें पैदा क्यों कर रहे हैं जबकि हमारे पास विकल्प है। तो शहर का जो पूरा सवाल है वो स्मार्ट सिटी कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अभी तो ये 5 साल इनका हो गया, स्मार्ट सिटी की योजना तो यूपीए 2 से शुरू हुआ है, ठीक है। अब पता नहीं कहाँ कहाँ चलेगा। और ये स्मार्ट सिटी की बात, ये तो एक नारा बेचने का है। स्मार्ट सिटी में सिटी कहीं है ही नहीं, वो एक इलाका है, एक मोहल्ला है। जैसे यहाँ का हिंजेबड़ी है, दिल्ली का लुटियन दिल्ली का इलाका है, वो तो ऑलरेडी स्मार्ट है भाई। वहाँ की सड़कें जो है 100-100 फीट चौड़ी हैं। पूरा जो नई दिल्ली का इलाका है उसमें आप क्या स्मार्ट कर लीजिएगा। वो कुछ इलाका है इंदौर का बहुत छोटा सा इलाका, एक मोहल्ले हैं जो ऑलरेडी स्मार्ट है। लेकिन उस नारे के उपयोग करके गरीबों को उजाड़ने का काम, गरीबों की बेदखली का काम, गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उस पर फीस लादने का काम, ये सब चीज़ें एक अवसर की तरह इस्तेमाल करता है। और इसके लिए जो लोग इकट्ठे आ सकते थे उसका बिखराव कर देते हैं। उसको हम छोटा सा उदाहरण से आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास छोटी सी जगह है शहर में और उसमें हम एक घर बनाना चाहते हैं, तो हम पहले अपना हैसियत देखते हैं और अपनी ज़रूरत को देखते हैं।
मेरी हैसियत उसमें 1 लाख लगाने का है और मेरी ज़रूरत उसमें 5 कमरे का है। तो हम कोशिश करते हैं प्रायोरिटी, 5 कमरे तो बन नहीं सकते, तो हम प्रायोरिटी तय करते हैं कि भाई अगर हमारे घर में बुजुर्ग महिला है तो वो कहाँ रहेगी, तो सबसे नीचे पे रहेगी। हमारे उसके बगल में उनके जाने के लिए टॉयलेट होना चाहिए। हमारे घर में बच्चे हैं तो उसके लिए नीचे होना चाहिए। पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं तो उसके लिए जगह होना चाहिए। बाकी जो नौजवान है वो तो कहीं भी रह लेगा, ठीक है। तो ये हमारी घर की प्रकृति है। ऐसे ही आमदनी वाले लोग शहर में हैं और कुछ ज़्यादा आमदनी वाले हैं, ठीक है। तो शहर के नियोजन करते हुए आपके शहर के महिलाओं के अनुसार किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब सुरक्षा के जो सवाल हैं वो कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ होती है। महिलाएं जब निकलती है घर से, तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मेरे ऑफिस से हम कहते हैं चलो फील्ड में चलना है, तो वो कहते हैं कि ठीक है जब मैं टॉयलेट होके आती हूँ। पुरुष नहीं कहता है। इसका मतलब है कि वो यहाँ से निवृत्त होकर इसलिए जाती है क्योंकि सड़कों पे उनके लिए सुविधा नहीं है। तो जब वो निकलती है तो निवृत्त होकर निकलती है और जहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले टॉयलेट ढूंढती है। तो एक साफ़ सुथरा सुरक्षित टॉयलेट होना चाहिए। अब सरकार टॉयलेट बना रही है, लेकिन टॉयलेट कैसे बना रही है, वो विज्ञापनदाता कंपनियों को दे देती है। और विज्ञापनदाता कंपनी का काम क्या है कि वो फ्रंट में विज्ञापन लगा देते हैं और वो पीछे में लगाते हैं उनका जाने का रास्ता। वो महिलाएं जाती नहीं हैं कि अंदर से जाने के बाद वो तो बिल्कुल सन्नाटा वाला जगह है, उसमें कौन रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, असुरक्षा का माहौल है। अरे विज्ञापनदाता कंपनी को भाई एक तो विज्ञापन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुरक्षा के लिए जितना खर्च करते हो तो महिलाओं के लिए अगर फ्रंट में दरवाज़ा दे दोगे तो उसमें कुछ खर्चा ही नहीं होगा। भाई लोगों की नज़र से जो चीज़ें दिखती है तो वहाँ पे क्राइम कम होता है। क्राइम ख़त्म नहीं होता लेकिन क्राइम कम होता है। आपको चांदनी चौक के इलाके में कभी इस तरह के क्राइम होता हुआ कम दिखेगा आपको, लेकिन ऐसे क्राइम जो है आपको बसंतपुर में ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वहाँ लोगों की आंखें नहीं हैं। वहाँ पे आपने सड़कों का डिज़ाइन ऐसा बनाया है, प्राइवेसी के नाम पे जो है सन्नाटा है। दूसरा कि सड़क के जो डिज़ाइन है उसमें महिलाएं अगर चलती है, बच्चे चलते हैं, बुजुर्ग चलते हैं, विकलांग चलते हैं, तो उसके अनुसार डिज़ाइन नहीं होता है। न जेंडर फ्रेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप नहीं बनाएंगे। वो जिगजैग नहीं होना चाहिए, छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, वो रोशनी में होना चाहिए। और रोशनी कैसा होना चाहिए कि भाई आपके पास एनर्जी की कमी है तो आप कहते हैं ना कि क्या कहते हैं जिसको कहते हैं कवर्ड एरिया, वो मत बनाइए। आप जो है लिफ्ट मत लगाइए फुट ओवर द ब्रिज, क्योंकि आप ही खुद कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए हम लोगों को रोज़गार नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको फुट ओवर ब्रिज बनाते हैं आप। अब फुट ओवर ब्रिज को कौन महिला पास करेगी भाई? जैसे ही रात होगा तो आपसे वहाँ से हट जाता है, वहाँ जो सुरक्षा गार्ड रहता है, और अंधेरी हो जाती है। अंधेरे ही सबसे ज़्यादा बदमाशी का कारण होता है। तो महिलाओं के लिए बहुत सारे लोग और बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं जो ऑडिट करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी जगह है जो उनके लिए खतरा होता है। निर्भया कांड का जो सबसे बड़ा जो अपना एक्सपीरियंसेज है कि वह उन्हीं सड़कों पे उसको घुमा रहा था जो ट्रैफिक लाइट फ्री था। ट्रैफिक लाइट जब होता है तो वहाँ पे कुछ लोग मिल जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक लाइट नहीं होता है, मैंने स्पीड से और क्राइम से रिश्ता है। आप अगर धीरे चलते हैं तो आपको वहाँ आसपास की चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन आप स्पीड से चलते तो नहीं दिखाई देती है। तो अभी शहरों में क्या है, ट्रैफिक लाइट फ्री सड़कें, ठीक है, और उसके लिए फ्लाईओवर वगैरह बना रहे हैं। आप स्ट्रीट वेंडर को हटा रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स जो है वह सोसाइटी फ्रेंडली है, उसमें आपको किसी को नहीं लगाना पड़ता। उसको मालूम है कि ये बंदा यहाँ पे देख रहा है, कहाँ देख रहा है, क्या कर रहा है, वो किसी को उठाता है, पकड़ के उसको पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन आप उसी को क्रिमिनल बना रहे हैं। तो जेंडर फ्रेंडली जो आर्किटेक्चर है, जेंडर फ्रेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारे स्टेट की प्रायोरिटी में नहीं है। वो उनका सिविल इंजीनियर की प्रायोरिटी है, क्योंकि उससे ठेकेदारी मिलती है और ठेके से पैसा मिलता है और उससे पार्टियां की सरकारें चलती है। और उसको क्या करता है, अरे भाई यहाँ पे पेडेस्ट्रियन बनाना है, ठीक है 2 फीट ईटा लगा दे ईटा,
ठीक है, वो कानून में लिखा हुआ है कि विकलांग फ्रेंडली होना है तो वहाँ पे टेक्टाइल लगा दे। अब टेक्टाइल कौन सा टेक्टाइल कहाँ लगेगा, क्या होगा, उसकी क्या हाइट होगी, क्या ब्रीथ होगी। अब जैसे सीढ़ियाँ है, सीढ़ी जैसे ही 6 इंच से ऊंचा होता है तो आपको ठोकर लगेगा, क्योंकि हमारा जो स्टेप्स है वो 6 इंच से ऊंचा नीचा नहीं जाता है। तो ह्यूमन नेचर के अनुसार तकनीक और विज्ञान बनते हैं, लेकिन हम जो है क्या कह रहे हैं कि विज्ञान के अनुसार मनुष्यों को ढाल दो। जैसे सिक्के ढले जाते हैं पिघला करके, वैसे मनुष्य को ढालना चाहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक राइट मिला हुआ है उसकी वजह से उस ढांचे को हम खिलाफ करते हैं। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं नहीं जी यहाँ के लोग असभ्य हैं। असभ्य हम लोग नहीं हैं, असभ्य जो बना रहे हैं शहर को वो लोग हैं।